यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था अपना सेशन और सेल टॉपिक अपना, और सेल टॉपिक आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है आज हमारा सेल का ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाए। हम बहुत डिटेल में एनसीईआरटी का सिलेबस देख रहे हैं दोस्तों, और एनसीईआरटी साइंस हमने स्टार्ट किया है। आज का लगभग चौथा सेशन है हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का, और आज हम लगभग सेल टॉपिक को हम फिनिश कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग से देखा था, सेल का इंट्रोडक्शन देखा है हमने, कोशिका किसे कहते हैं और कब डिस्कवरी हुई थी। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक थे साइंटिस्ट, जिन्होंने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। जिन्होंने सबसे पहले जो ऑर्गेनिज़म जो डिस्कवर किया था वो था आपका डेड ऑर्गेनिज़म या फिर डेड सेल। फिर उसके बाद 1674 में लगभग आपके जो एंटोनी वैन लियोनहुक जो थे साइंटिस्ट, एवी लियोनहुक जिसे हम कहते हैं, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जिसे उन्होंने तालाब के पानी से निकाला था। उसके बाद हमने देखा कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो सो सेल के तमाम अलग अलग पार्ट्स की डिस्कवरी होती गई। तो हमने सेल की डिस्कवरीज देखी, सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हम शुरू करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमने देखा था न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोसियस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है दोस्तों वो कितने अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। तो ये सारा की सारा हमने डिटेल में देखा था। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है हमारा यह है सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये आपके सेल के अंदर, ये जैसे कि दो टाइप के आपके सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये ज़्यादातर एब्सेंट मिलते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस आपको दिखाई देगी। तो चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है सेल ऑर्गेनल्स। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स, अभी जैसा कि हम कहा कि दैट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है सेल ऑर्गेनल्स की, या फिर आप सेल ऑर्गेनल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि सेल के अंदर जो अलग अलग उसके पार्ट्स जो होते हैं, तो ये अलग अलग पार्ट्स को ही हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है असल में, ये हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, ओन मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ऑर्गेनल्स विच कैरी आउट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द सेल, यानी कि कोशिकांग जो कोशिका में महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो सेल का हमने जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम देखा था, हमने जो पिक्चर देखी थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक आउटर बाउंड्री है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के सेंटर में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस के बीच में आपको और एक छोटा सा गोल वाला जो हिस्सा दिखाई देगा, तो वो रहेगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के हमने फंक्शंस देखे, न्यूक्लियस के फंक्शंस देखे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस के आसपास की जो झिल्ली जो होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो उसके भी हमने फंक्शंस देखे थे। अब उसके साइड में जो आपको लगकर जो नज़र आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर देखते हैं हम, देखिएगा ये है फॉर एग्जांपल आपका सेल, देखिएगा ये है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आसपास में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। It is a network like structure that consists of the membrane bound tubes and sheets। यानी कि ये जो होता ER जिसे हम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना काफ़ी हद तक प्लाज्मा झिल्ली की समान है। ये एक नेटवर्क जैसी संरचना है जिसमें झिल्ली से बंधी ट्यूब और चादरें होती हैं। यानी कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये वाली जो आपको नज़र आएगी, ये जो चादरें जो कह रहा है यहाँ पर, या फिर जो शीट्स जो कह रहा है ये है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है दोस्तों यहाँ पर।
तो देखिए क्या कह रहा है, दो टाइप के यहाँ पर मेम्ब्रेन या फिर दो टाइप की झिल्ली आपको नज़र आएंगी वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक जो आपको नज़र आएंगी वो होती है शीट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर आपको इस तरह से डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं दोस्तों, तो डॉट डॉट जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाला जो पार्ट है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको जो डॉट डॉट जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये डॉट डॉट आपके हैं राइबोसोम्स। ये आपके राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और जो प्लेन यहाँ पर जो सरफेस नज़र आ रहा है दोस्तों आपको, ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SER भी हम इसे कहेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम कहते हैं RER। तो आपका जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो होता है राइबोसोम में, और राइबोसोम आपके पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसका जो सरफेस एरिया होता है थोड़ा सा रफ होता है, जबकि आप अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो वो वहाँ पर आपको स्मूथ नज़र आएगी। तो इसलिए हम उसे कहते हैं चिकना ER या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, rough endoplasmic reticulum contains ribosome that are responsible for the manufacturing of proteins in the cell. They give in a rough texture to the cell, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको। और the smooth endoplasmic reticulum manufactures fats or lipids in the cell। तो जो रफ एरिया जो आपका जो नज़र आ रहा था, इसके ऊपर जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये राइबोसोम्स है जो डॉट वाले नज़र आ रहे हैं, और ये राइबोसोम्स के अंदर आपको प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ नज़र आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन जो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन सा मैन्युफैक्चर दिखेगा, ये दिखेगा आपको फैट्स और लिपिड बनते हुए। यहाँ पर फैट्स या फिर लिपिड यहाँ पर बनता है, विच अलाउज द फंक्शन ऑफ द सेल, जो कि सेल के कार्यों को अंजाम देता है, जो कार्य करने की अनुमति देता है कोशिका को। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बन रहा है, और जो प्रोटीन्स है आपका, प्रोटीन कहाँ बन रहा है आपका, राइबोसोम्स के अंदर। तो इन दोनों के फंक्शंस क्या है, अगर हम इन दोनों के फंक्शंस की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए प्रोटीन एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन का और लिपिड्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों। द प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इस प्रोसेस को कहेंगे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है आपको कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड ऑन ER आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटीन और जो लिपिड आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनता है, उसको, उस प्रोटीन को और उस लिपिड को इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों। अब प्रोटीन कैन एक्ट एज एन एंजाइम। तो प्रोटीन जो होता है ये आपके एंजाइम की तरह भी काम करता है। बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स कैन एक्ट एज अ हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स की तरह भी, प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं ये आपके हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए, अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ ER, यानी कि ER के कार्य क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों के बीच तथा केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच सामग्री का परिवहन, यानी कि ये इसका जो मेन काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियस और आपके साइटोप्लाज्म या फिर सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, तो ये होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। उसके बाद क्या कह रहा है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन की तह जो बनती है, प्रोटीन जो बनता है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनता है। डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स
आउट ऑफ द सेल इन द फंक्शन ऑफ SER, यानी कि जो पॉइज़न होता है उसको डिटॉक्सीफाई करता है, या फिर कोई ड्रग्स है तो उसको वहाँ से, कोई जहर है या फिर कोई ड्रग्स है तो वहाँ से उसको डिटॉक्सीफाई करता है। तो देखिए इसका अगर आप हिंदी में देखेंगे तो कोशिका से जहर और दवाओं को विष हरण करना SER का कार्य है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो फंक्शंस, मेन अगर फंक्शन आप अगर देखेंगे तो पहले तो इसका आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER का अगर फंक्शन देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, जो प्रोटीन वहाँ पर राइबोसोम के अंदर बनता है तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के बीच में। और SER का काम क्या है, SER क्या करता है, आपके ड्रग्स को और जो जहर है, जो पॉइजन्स है सेल के अंदर अगर कुछ है तो उसको डिटॉक्सीफाई करता है, विषहरण करता है। तो ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा गोल्जी बॉडीज़। अब जैसे ही आप सेल से बाहर निकलेंगे तो आपको गोल्जी एपेरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़ या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम उसे कहते हैं, तो कोई भी वर्ड हो वहाँ पर मीनिंग सबका एक ही रहेगा, गोल्जी एपेरेटस कहिए या आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्जी बॉडी कहिए। तो गोल्जी जो नाम पड़ा है दोस्तों, ये नाम पड़ा है कैमिलियो गोल्जी, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था और इसके ऊपर से उसका नाम दिया गया गोल्जी एपेरेटस। इट कंटेन्स वेसिकल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न्स या फिर सिस्टरने जिसे हम कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका होगा इस तरह से, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर रहेगा आपका न्यूक्लियस। देखिए थोड़ा क्लियर यहाँ पर समझते हैं। अब ये था आपका सेल, सेल में है आपके यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ से न्यूक्लियस से कुछ भी सब्सटेंस जो भी निकलेगा तो वो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आएगा आपके गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट होकर कोई सब्सटेंस वहाँ से निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो वो आता है गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, और जैसे ही गोल्जी बॉडीज़ के अंदर कोई सब्सटेंस आता है दोस्तों तो गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या है, गोल्जी बॉडीज़ उसे मॉडिफाई करते हैं और पैकेजिंग करते हैं एज ए पैकेज, या फिर पैकिंग करने की एक मशीन, या फिर आप उसको एक डिवाइस भी कह सकते हैं सेल के अंदर। तो जो भी सब्सटेंसेस वहाँ से सेल से या फिर न्यूक्लियस से निकलेंगे, न्यूक्लियस से निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे और वहाँ से वो गोल्जी एपेरेटस के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये, इट कंटेन्स वेसाइकल्स। वेसाइकल्स किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग, या फिर ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये वेसाइकल्स अब वहाँ से कुछ टाइम लेकर वहाँ से अलग हो जाएंगे, ये यहाँ से कट हो जाएंगे ये वेसाइकल्स। तो ये वेसाइकल्स है दोस्तों। तो वेसाइकल्स वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्ने। अब ये जो फोल्डिंग आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये वाली जो फोल्ड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिस्टर्ने, इसे हम कहेंगे सिस्टर्ने। और वेसाइकल्स, यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा, दीज वेसाइकल्स हैव देयर ओन मेम्ब्रेन। अब जो वेसाइकल्स होती है, जो सिंगल वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इसका नाम बताया गया है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, और यहाँ पर क्या दिया गया है, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स, ये जो नए नए अभी बन रहे हैं वेसाइकल्स, या फिर यहाँ पर सेक्रेटरी वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स के भी अलग अलग टाइप्स है जो जिसका काम अलग अलग है। तो ये वेसाइकल्स वहाँ से हटेंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अब गोल्जी बॉडीज़ के अंदर जैसे ही कोई सब्सटेंस यहाँ पर एंटर होता है दोस्तों, तो यहाँ पर उसे मॉडिफाई किया जाता है, उसकी पैकेजिंग होती है अच्छी तरह से, उसे मेम्ब्रेन या फिर उसकी जो झिल्ली है वो उसमें लपेटा जाता है, वहाँ पर उसकी अच्छे से पैकेजिंग होती है, फिर वो वहाँ पर बाहर निकलते हैं गोल्जी बॉडीज़ से। तो किसके थ्रू निकलते हैं, वो वेसाइकल्स जो होते हैं आपके, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स जो होते हैं वो वहाँ पर उसके थ्रू वहाँ से निकलते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स आर समटाइम्स कनेक्टेड टू दोज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो वेसाइकल्स होते हैं या फिर ये जो मेम्ब्रेन होती है, दीज मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, ये कई दफ़ा आपको कनेक्ट मिलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब अगर गोल्जी एपरेटस की या फिर गोल्जी बॉडीज़ की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसके दो फेस होते हैं। जो आपको न्यूक्लियस के साइड का, ये यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस, ये आप उदाहरण के लिए लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है,
तो ये न्यूक्लियस के साइड का जो फेज़ रहेगा दोस्तों, इसे कहेंगे हम सिस फेज़। और जो आपके बैक साइड का यानी पीछे वाला जो सेल मेम्ब्रेन के साइड का जो एरिया रहेगा वो रहेगा ट्रांस फेज़। तो दो फेज़ है यहाँ पर, एक रहेगा सिस फेज़ जो कि आपके न्यूक्लियस के साइड में रहेगा, और एक रहेगा ट्रांस फेज़ जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में रहेगा। तो यह है दोस्तों गोल्जी एपैरेटस। अब देखिए फंक्शंस क्या है गोल्जी एपैरेटस के। गोल्जी एपैरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज बाय द ईआर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। जैसे कि हमने अभी कहा कि गोल्जी उपकरण ईआर द्वारा संश्लेषित सामग्री को कोशिका के विभिन्न भागों तक ले जाता है। द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैकेज्ड इन द वेसिकल्स। तो मटेरियल जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, ये स्टोर होता है और पैकेज होता है वेसिकल्स के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर का या फिर जटिल शर्करा जिसे हम कहते हैं उसका भी निर्माण यहाँ पर होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो जो लाइसोसोम्स का निर्माण होता है दोस्तों वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा गोल्जी एपैरेटस के अंदर या फिर गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद रखने जैसा है नहीं। देखिए एक सिस फेज़ है जो आपका न्यूक्लियस के साइड में है, और दूसरा है आपका ट्रांस फेज़ जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में। और जो फोल्डिंग आपको नज़र आ रही है, जो फिरी हुई ऐसे गोल गोल जो नज़र आ रही है आपको, तो उसे कहते हैं हम सिस्टर्ने। और दूसरा होता है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स का काम क्या है दोस्तों, जो भी सब्सटेंसेस आपके जो वहाँ पर आ रहे हैं, जो भी मटेरियल वहाँ पर आ रहा है, तो उनको स्टोर करना और पैकेज करना। तो ये सब गोल्जी एपैरेटस का आपका काम है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन। अभी जैसा कि हमने बात की थी अभी, तो यहाँ पर आप इस सेल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका लाइसोसोम है। इसी को यहाँ पर एक बड़ी फोटो या बड़ी इमेज से दिखाया गया है। तो लाइसोसोम्स क्या है, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल सच एज फूड और बैक्टीरिया एंड इवन द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि वे एक एकल झिल्ली पुटिकाएँ हैं, यानी कि जो वेसिकल्स है ये सिंगल मेम्ब्रेन है। ये इसको सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे कि डबल लेयर मेम्ब्रेन कौन सी होती थी, जो हमने सेल वॉल देखा था या फिर सेल मेम्ब्रेन देखा था। तो जो सेल मेम्ब्रेन थी इसके ऊपर आपको लेयर्स अलग अलग नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, एकल झिल्ली वाली जिसे हम कहेंगे, जो कोशिका की सफाई के लिए जिम्मेदार है। वे किसी भी विदेशी सामग्री जैसे भोजन या बैक्टीरिया और यहाँ तक के किसी घिसे पिटे कोशिकांगों को भी पचा सकते हैं। तो लाइसोसोम का काम क्या है दोस्तों, ये चाहे बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी फूड हो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम कंटेन्स एंजाइम्स। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको एंजाइम्स दिखेगा लाइसोसोम के अंदर। दीज एंजाइम्स ब्रेक द मटेरियल्स एंड डाइजेस्ट देम। यानी कि ये एंजाइम क्या करते हैं, जो मटेरियल जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं वहाँ पर उसके पास आए हुए हैं, तो उसको ये मटेरियल वहाँ पर ब्रेक डाउन का, ये लाइसोसोम उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे और उनको डाइजेस्ट करेंगे। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम बाय गोल्जी बॉडीज़। तो लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम पदार्थों को तोड़ते हैं और उन्हें पचाते हैं। इन एंजाइमों को RER द्वारा संश्लेषित किया जाता है और गोल्जी निकायों द्वारा लाइसोसोम में पैक किया जाता है। तो ये था दोस्तों लाइसोसोम। वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, इफ़ द सेल्स ओन मटेरियल्स गेट्स डैमेज आर डेड। तो अगर किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का अगर कोई मटेरियल डैमेज करता है उसे, या फिर अगर सेल डैमेज होता है, देर आर चांसेस दैट लाइसोसोम बर्स्ट आउट। तो वहाँ पर जो लाइसोसोम होता है दोस्तों ये बर्स्ट आउट हो जाता है, ये फट जाता है। दस डाइजेस्टिंग इट्स ओन सेल। तो वो क्या करता है, वो अपने खुद के सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि कोशिका की अपनी सामग्री क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो संभावना है कि लाइसोसोम फट जाएगा, इस प्रकार अपनी कोशिका को पचा लेगा।
इसलिए उसे सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। अभी और एक दो टॉपिक है, नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सा सेशन रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने